नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एनसीईआरटी जो जियोग्राफी का एमसीक्यू हम कर रहे हैं उसका आज ये 23वां सेशन हुआ। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है, वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण पवनें उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा कथन है, कॉरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है और उत्तरी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होती हैं। और तीसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल स्थलीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और महासागरों पर नहीं बनते। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पे जो पहला कथन दिया गया है कि ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विंड्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, देखिए वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण ये चीज नहीं होती है, बाकी उसके अलग अलग फैक्टर हैं। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट सी करेक्ट होगा। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो वायुदाब जो है ऊंचाई के साथ घटता है, बढ़ता नहीं है। और ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता अधिक होती है और वायुमंडलीय जो दाब होता है वो किसमें नापा जाता है, मिली बार में नापा जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न को कई बार पूछा भी गया है। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वायुमंडलीय परिसंचरण में तीन प्रमुख कोष्ठ होते हैं, हेडले सॉरी हेडले, फेरल और ध्रुवीय कोष्ठ। दूसरा कथन है, कॉरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। और तीसरा कथन है, पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च दाब से उत्पन्न होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पे जो दूसरा कथन लिखा है, कॉरियोलिस फोर्स मैक्सिमम एट इक्वेटर, तो जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो कहाँ मैक्सिमम होता है, वो पोल पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मैक्सिमम नहीं होता है। क्योंकि जो हवाएं होती हैं उनका जो विक्षेपण होता है वो ध्रुवों पे होता है, इक्वेटर पे नहीं होता है। सो ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और बाकी हेडले है, फेरल है और ध्रुवीय कोष जो है वायुमंडलीय परिसंचरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो यहाँ पे 1 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज विंड कन्वर्स द लो प्रेशर एरिया। स्टेटमेंट सेकंड इज एयर राइजेस इन हाई प्रेशर एरिया। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर कोल्ड ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो यहाँ पे देखिए, केवल जो निम्न वायुदाब क्षेत्र में पवनों का अभिसरण होता है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी उच्च वायुदाब क्षेत्र में वायु ऊपर नहीं उठती है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होगी, वो ठंडे महासागरों में कैसे होगी, है ना? तो केवल एक सही होगा। उच्च वायुदाब क्षेत्र में वायु अवतलन करती है, ऊपर नहीं उठती। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों पर बनते हैं, ठंडे महासागरों पर नहीं बनते। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा केवल। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चक्रवातों में वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा कथन है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई के अनुसार होती है। और तीसरा कथन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट अधिक संख्या में बनते हैं। कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पे देखिए, केवल जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है ना, इन साइक्लोन्स एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ये बिल्कुल सही है। बाकी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन्स मूव्स टू क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रॉम इन ग्रेटर नंबर नियर टू इक्वेटर, इक्वेटर नहीं होते। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो इक्वेटर पे नहीं बनते हैं। सो यहाँ पे केवल एक सही होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। और कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होने के कारण वहां पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। ठीक है, तो दोनों ये गलत क्यों हुई ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ENSO क्या होता है? एल नीनो साउदर्न ऑसिलेटर प्रशांत महासागर से संबंधित है। दूसरा कथन है, एल नीनो घटना भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। और तीसरा कथन है, ला नीना के दौरान भारत में सामान्यतः अधिक वर्षा होती है। तो देखिए, एल नीनो जो फिनोमिना है ये डज नॉट अफेक्ट द इंडियन मानसून, ऐसा नहीं होता है। इंडियन मानसून उससे अफेक्टेड रहता है। ओनली 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो एल नीनो की घटना भारतीय मानसून को क्या करती है, कमजोर कर सकती है। और ला नीना के दौरान भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। इसी वजह से दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवनों के कारण आता है। दूसरा कथन है, मानसून पवनें मौसमी परिवर्तनशील होती हैं। और तीसरा कथन है, ग्रीष्म ऋतु में
भारत में उच्च वायुदाब बना रहता है। कौन सा कथन इसमें से सही है? एयर प्रेशर प्रिवेल इन इंडिया ड्यूरिंग समर, ये गलत है। बाकी 1 और 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में निम्न वायुदाब बनता है जिससे मानसूनी पवनें आकर्षित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है टॉर्नेडो आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में बनते हैं, और दूसरा कथन है टॉर्नेडो अत्यधिक तीव्र पवन गति के कारण विनाशकारी होते हैं, और तीसरा कथन है टॉर्नेडो केवल समुद्र में बनते हैं। कौन सा सही है इसमें? तो जो टॉर्नेडो अत्यधिक तीव्र पवन गति के कारण विनाशकारी होते हैं ये सही है। बाकी पहला और तीसरा गलत है। क्यों गलत है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो टॉर्नेडो जो है वो गर्म और ठंडे वायु राशियों के टकराव से बनते हैं जो आमतौर पर समशीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं, और ये स्थलीय समुद्र दोनों क्षेत्रों में टॉर्नेडो बन सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे केवल दूसरा सही होगा, 1 और 3 गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है समुद्र समीर दिन में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा, स्थल समीर रात में स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। और तीसरा कथन है समुद्र समीर और स्थल समीर मौसम प्रणालियों को प्रभावित नहीं करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सी ब्रीज होते हैं और लैंड ब्रीज होते हैं, ये मतलब वेदर सिस्टम को बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। डू नॉट अफेक्ट यहाँ पे गलत होगा। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो समुद्र समीर और स्थल समीर स्थानीय जलवायु को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। तो केवल बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से पवनें मध्य अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं, और दूसरा कथन है ध्रुवीय पवनें गर्म और आर्द्र होती हैं, और तीसरा कथन है पछुआ पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों से आती हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट दिया ना दूसरा वाला, पोलर विंड्स आर वार्म्स एंड ह्यूमिड, ये गलत है। वो बिल्कुल वार्म्स नहीं होती, ह्यूमिड नहीं होती, वो कोल्ड होती है। और जो ये वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली कम्स फ्रॉम पोलर रीजन, ऐसा भी नहीं होता। तो वेस्टर्ली जो होता है वो पोलर रीजन से नहीं आती। केवल एक यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्रुवीय पवनें ठंडी और शुष्क होती हैं, और पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज इन अ हाई प्रेशर एरिया एयर डिसेंड्स एंड डाइवर्स। स्टेटमेंट 2 इज इन अ लो प्रेशर एरिया एयर कन्वर्ज एंड राइज। And statement 3 is the study of atmospheric pressure distribution is limited to the stratosphere. Which of the following statement are correct? तो वायुदाब वितरण का अध्ययन समताप मंडल तक सीमित नहीं होता है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही होगा। उच्च वायुदाब क्षेत्र में हवा नीचे की ओर दबती है जिससे उसका अवतलन होता है, और बाहर की ओर प्रवाहित होती है जिससे उसका अपसरण होता है। निम्न वायुदाब क्षेत्रों में हवा अंदर की ओर प्रवाहित होती है जिससे उसका अभिसरण होता है, और ऊपर की ओर उठती है जिससे बादल और वर्षा हो सकती है। वायुदाब वितरण पूरे वायुमंडल में होता है, केवल सप्ताप मंडल तक सीमित नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पवनों की गति मुख्य रूप से दाब प्रवणता बल से प्रभावित होती है सॉरी। और दूसरा कथन है घर्षण बल समुद्र की सतह पर अधिक होता है। तीसरा कथन है कॉरियोलिस बल पवनों को उनके उच्च मार्ग से विक्षेपित कर सकता है। कौन सा कथन है? तो सही है, इसमें पूछ रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज हायर ओवर द ओशियन सरफेस, ये गलत होगा। बाकी 1 और 3 करेक्ट होगा। क्यों गलत होगा? तो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, और इनकी गति मुख्य रूप से दाब प्रवणता बल यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द्वारा निर्धारित होती है। घर्षण बल स्थल पर अधिक और समुद्र की सतह पर कम होता है, क्योंकि समुद्र की सतह क्या होती है, अधिक ज्यादा चिकनी होती है। और कॉरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। इसी वजह से तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। दूसरा कथन है ध्रुवीय पवनें उत्तर और दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। और तीसरा कथन है व्यापारिक पवनें 60 अंश अक्षांश के आसपास चलती हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ट्रेड विंड जो होती है वो बिलो अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड, ऐसा नहीं होता है। केवल 1 और 2 सही है। तीसरा गलत क्यों है? तो जो वेस्टर्ली होती है, जो पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से 30 डिग्री अक्षांश से उत्पन्न होती हैं और 60 डिग्री अक्षांश की ओर बहती हैं। पोलर जो वेस्टर्ली होती है उत्तर और दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं और 60 डिग्री अक्षांश तक पहुंचती हैं। और जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो 0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच चलती हैं, ना कि 60 डिग्री अक्षांश के आसपास। तो आई थिंक सारी जो चीजें हैं, तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज इन साइक्लोन एयर कन्वर्ज टुवर्ड्स द सेंटर। स्टेटमेंट 2 इज
The anticyclone air diverges outward from the center, and statement 3, the direction of the air movement in the cyclones and anticyclones is same in both hemisphere. Which of the following statement are correct? तो चक्रवात और जो प्रतिचक्रवात की हवा की दिशा दोनों गोलार्धों में समान नहीं होती, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक और दो करेक्ट होगा। तो जो चक्रवात एक निम्न दाब प्रणाली होती है जिसमें हवा केंद्र की ओर खिंचती है, और जो प्रतिचक्रवात एक उच्च दाब प्रणाली होती है जिसमें हवा केंद्र से बाहर की ओर निकलती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त यानी घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो होते हैं वो दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई के अनुसार घूमते हैं। तो आई थिंक तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र में बनते हैं और स्थलीय भागों पर पहुंचने के बाद क्षीण हो जाते हैं। दूसरा कथन दिया गया, टॉर्नाडो बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और कई दिनों तक चलते हैं। और तीसरा कथन है, बहिरुग्ण कटिबंधीय चक्रवातों का एक स्पष्ट वाताग्र होता है। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है इसमें। तो टॉर्नाडो अफेक्ट्स लार्ज एरिया एंड लास्ट फ्रॉम द सेवरल डेज, ये यहाँ पे गलत होगा। एक और तीन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे तीन होना, ये थोड़ा ऑप्शन इधर उधर है, हिंदी का सही है। एक और तीन करेक्ट होगा, दूसरा गलत होगा। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों में गर्म जल के ऊपर बनते हैं। जब वे स्थलीय क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और टॉर्नेडो जो होते हैं बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, कुछ ही मिनटों या कुछ घंटों तक ये रहते हैं। और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी जिनको बहिरुग्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, में एक स्पष्ट वाताग्र होता है, फ्रंट होता है, जो अलग अलग वायु राशियों को विभाजित करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन प्रशांत महासागर में तापमान और वायुदाब को परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा कथन है, ला नीना की स्थिति के दौरान प्रशांत महासागर में जल का तापमान सामान्य से अधिक होता है। और तीसरा कथन है, भारत में एल नीनो के प्रभाव से मानसून कमजोर हो सकता है। कौन कौन सा कथन सही है? तो जाहिर सी बात है तीसरा कथन तो बिल्कुल करेक्ट होगा। और ड्यूरिंग ला नीना द सी सरफेस टेम्परेचर इन द पैसिफिक ओशियन इज हायर देन नॉर्मल, ये गलत होगा, ऐसा नहीं होता है। ला नीना के दौरान एल नीनो में ऐसा होगा। तो केवल एक और तीन सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन प्रशांत महासागर के जल के तापमान और वायुदाब में परिवर्तन को संदर्भित करता है। ला नीना के दौरान समुद्र का तापमान सामान्य से कम होता है, जबकि एल नीनो के दौरान सामान्य से अधिक होता है। और एल नीनो के कारण भारत में मानसून कमजोर हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे सूखा पड़ सकता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा गलत क्यों हो वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानसून पवनें मौसमी परिवर्तनशील होती हैं। दूसरा कथन है, भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान उच्च वायुदाब बनता है जिससे मानसून आकर्षित होता है। और तीसरा कथन है, पश्चिमी घाट और हिमालय पर्वतमाला मानसून को तीव्रता को प्रभावित करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो ड्यूरिंग समर इन इंडिया हाई प्रेशर डेवलप्स विच अट्रैक्ट्स द मानसून, ये नहीं, यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर डेवलप्स विच अट्रैक्ट द मानसून, ये करेक्ट होगा। तो ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। तो मानसूनी पवनें मौसमी पवनें होती है जो हर 6 महीने में उनकी दिशा बदल जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है जिससे मानसून आकर्षित होता है, ना कि उच्च वायुदाब। और पश्चिमी घाट और हिमालय पर्वतमाला मानसून को रोककर वर्षा करवाने में मदद करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, समुद्र समीर दिन में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होते हैं। और दूसरा कथन है, स्थल समीर रात में स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होते हैं। और तीसरा कथन है, समुद्र समीर और स्थल समीर स्थानीय जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। कौन सा कथन सही होगा? तो जाहिर सी बात है, जो सी ब्रिज होता है और लैंड ब्रिज होते हैं वो अफेक्ट करते हैं लोकल क्लाइमेट को। तो स्टेटमेंट 3 यहाँ पे रॉन्ग होगा, केवल एक और दो ही सही होगा। तो समुद्र समीर और स्थल समीर स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज मेनली एक्टिव इन इंडिया ड्यूरिंग समर। स्टेटमेंट 2 इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस causes winter rainfall in northern India. And statement 3 is there these disturbance mainly originated from the Mediterranean Sea. तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही। तो भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो मुख्य रूप से कब प्रभावित होता है? वो शीतकाल में प्रभावित होता है, मतलब गर्मियों में प्रभावित नहीं होता है। तो केवल 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पहला गलत होगा। तो पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से सर्दियों में प्रभावित होते हैं, जो कि कहाँ बनते हैं? मेडिटेरेनियन सी में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वायुदाब प्रवणता बल उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा को गति प्रदान करता है।
दूसरा कथन है वायुदाब प्रवणता जितनी अधिक होगी हवा की गति उतनी ही अधिक होगी। और तीसरा कथन है वायुदाब प्रवणता केवल क्षैतिज दिशा में कार्य करती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो एयर प्रेशर ग्रेडियंट्स एक्ट्स ओनली हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये गलत होगा यहाँ पे, केवल एक और दो सही होगा। तो वायुदाब प्रवणता बल हवा को उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति प्रदान करता है, और जितनी अधिक दाब प्रवणता होगी हवा की गति भी उतनी अधिक होगी। और वायुदाब प्रवणता केवल क्षैतिज नहीं बल्कि ऊर्ध्वाधर दिशा में भी कार्य कर सकती है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि तीसरा गलत क्यों हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जो व्यापारिक पवनें विश्वतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा कथन है पछुआ पवनें 60 डिग्री अक्षांश तक प्रवाहित होती हैं। और तीसरा कथन है ध्रुवीय पवनें 30 डिग्री अक्षांश पर समाप्त होती हैं। तो जो पोलर विंड्स होती हैं वो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे कैसे हो सकती हैं, तो आप समझ रहे होंगे। तो केवल एक और दो सही होगा। तो व्यापारिक पवनें 30 डिग्री अक्षांश से विश्वतीय निम्न दाब क्षेत्र यानी 0 डिग्री तक बहती हैं, और जो पछुआ पवनें होती हैं वो 30 से लेकर 60 डिग्री अक्षांश तक बहती हैं, और जो ध्रुवीय पवनें होती हैं वो 60 अक्षांश से 60 अक्षांश तक प्रवाहित होती हैं, 30 पर नहीं। ठीक है, इसी वजह से केवल एक दो सही होगा, तीसरा गलत होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ 20 क्वेश्चन जो जियोग्राफी के थे। सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी दूसरों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए